नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नेहरू के बाद का भारत। उसमें पढ़ रहे हैं नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल 1991 से 1996 का टाइम है। ये राजीव गांधी की हत्या के पश्चात पामुलापर्ति वेंकट यानी कि पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस आई का नेतृत्व प्रदान करने के लिए चुना गया। वह दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव यानी कि पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। इसके अलावा वे आंध्र प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में वह विभिन्न मंत्री पदों पर रहे, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, मानव संसाधन मंत्री। इसके अलावा अलग अलग रूप में वो रहे। नरसिम्हा राव 17 भाषाओं के जानकार थे। वे एक वफादार कांग्रेसी थे। चुनाव के पश्चात उन्होंने अल्पमत सरकार बनाई। नरसिम्हा राव ने 1991 में चुनाव नहीं लड़े। शायद वह राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात वह आंध्र प्रदेश के नंदयाल से उपचुनाव जीते और लोकसभा सदस्य बने। नरसिम्हा राव को उनकी सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक संबंधी कदमों के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता। हालांकि उनकी सरकार की अन्य उपलब्धियां भी थीं। सबसे पहले हम आर्थिक सुधारों को देखेंगे। तो हालांकि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंतिम भाग में, लेकिन इसको एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री बनने पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह, जो उस समय गैर राजनीतिक अर्थशास्त्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष थे, थे उनको अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए वित्त मंत्री का समर्थन किया। स्वयं भी उद्योग मंत्री के रूप में कुछ कदम उठाए। उन्होंने प्रतिक्रियाओं में विशेष रूप से कांग्रेस दल के भीतर को भी संभाला, जो शुरुआत में सुधार के पक्ष में नहीं थी। बाद में जबकि नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में समाजवाद मूलभूत आधार रहा था। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था जंजीरों में जकड़ी हुई थी। भुगतान संतुलन की दयनीय स्थिति के अलावा मुद्रास्फीति की समस्या भी घरेलू मोर्चे पर चुनौती बनकर खड़ी थी। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब सोवियत आर्थिक मंडल भंग हो चुका था। डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में चीन बाजारोन्मुखी सुधार कर रहा था। चीन में डेंग जियाओपिंग प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे। नरसिम्हा राव ने भी बाजार सुधारों को अपनाया, लेकिन ये मुक्त बाजार प्रकार के नहीं थे। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। उन्होंने ऐसे सुधारों पर बल दिया जो साधारणतया जनता को कम पीड़ा दे और साथ ही उच्च समृद्धि दर उत्पन्न करे। सरकार की शैली आमूलचूल सुधारवादी की नहीं थी। किसी भी प्रकार से बैंकों का निजीकरण या स्टाफ में सुधार नहीं किया गया और न ही कृषि क्षेत्र को किसी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। नवीन आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए राजस्व एवं भुगतान संतुलन मोर्चे पर मौजूद कमियों को सुधारना था। संरचनात्मक सुधार के पहलू पर नीति कठोरता शक्ति को हटाना चाहती थी, जिसने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को परेशान किया था। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के प्रयास किए गए। उद्योगों पर से अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों को हटाया गया ताकि विकास एवं वृद्धि के रास्ते की बाधाओं को हटाया जा सके। नवीन आर्थिक मॉडल का मूलभूत उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण था। रुपये का अवमूल्यन किया गया। मनमोहन सिंह ने माना कि इससे निर्यात में मदद मिलेगी। राजस्व घाटा कम करके राजस्व असंतुलन को सही करने जैसी साहसिक कदम बजट में उठाए गए। मनमोहन सिंह ने आयात करों, आय कर, कॉरपोरेट करों में धीरे धीरे कमी करने की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री की मदद से विशेष रूप से बेहद प्रतिबंधित व्यापार एवं उद्योग नीतियों को लक्षित किया। अधिकतर मशीनरी एवं उपकरण और विनिर्मित मध्यवर्गीय वस्तुओं के आयात कोटे को हटा दिया गया। सीमा प्रशुल्कों, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं पर उनको कम किया गया और प्रशुल्क कर संरचना को औचित्यपूर्ण ढंग से तैयार किया गया। प्रौद्योगिकी संबंधी आयातों पर प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया गया। 1991 में औद्योगिक नीति उस समय की क्रांतिकारी नीति थी। 1991 की महत्वपूर्ण रूप से नरसिम्हा राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा। औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील या सुरक्षा संबंधी उद्योग तक सीमित कर दिया गया। MRTP अधिनियम की उस धारा को हटा दिया गया जो समृद्धि को सीमित करती थी या बड़े व्यवसायिक घरानों को विलय को रोकती थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में तेजी से कमी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश का स्वागत किया गया। विदेशी स्वामित्व को लेकर कड़े नियमों को उदारीकृत नहीं किया गया। विदेशी निवेश का धीरे धीरे उदारीकरण किया गया। सेवा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश, विशेष रूप से बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार और हवाई यात्रा क्षेत्रों के साथ उदार बनाया गया। राव सरकार ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू पद को समाप्त कर दिया, जो भारत में पूंजी संबंधी मामलों को देखता था। उन्होंने सभी प्रतिभूति बाजार,
वर्तियों को विनियमित करने के लिए सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति कानून संशोधन प्रस्तावित किया और कंप्यूटर आधारित व्यापार व्यवस्था के तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया। व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारा नहीं जा सका। भारत में नौकरशाही नियंत्रण के कारण चीन या मलेशिया की अपेक्षा व्यवसाय शुरू करने में काफ़ी अधिक समय लगता था। श्रम कानूनों में सुधार नहीं हो पाया था। निरंतर घाटे में चल रहे उद्यमों को बाहर निकालना बेहद कठिन था। पंचायती राज एवं नगर पालिका, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले में, यद्यपि पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कदम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उठा लिया गया था, इसे संवैधानिक दर्जा नरसिंह के शासनकाल में प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के साथ भारत में एक संविधान में नया अध्याय जो है भाग 9 जोड़ा गया। पंचायती राज संबंधी 29 विषयों को शामिल करने के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह संशोधन संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की दिशा में किया गया था। राज्य को इस मामले में छूट दी गई कि पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकारने से पहले उसे अपनी भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य दशाओं पर विचार करना चाहिए। 74वें संविधान संशोधन के लागू होने पर संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। राज्यों पर अब संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप नगर पालिकाओं को अपनाने का संवैधानिक दायित्व आ गया। पंचायत और नगर पालिका दोनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये स्थानीय स्वशासन में समग्रता सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। इसके अलावा नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में सुरक्षा मामलों और अंतरिक्ष तकनीक को देखें तो सुरक्षा मामलों और अंतरिक्ष तकनीक को भी उन्होंने संभाला। पंजाब के हालात पर काबू पा लिया गया था। नरसिंह राव ने राज्य चुनाव में वहां का दौरा किया। अच्छा परिणाम निकला। जैसा 2002 के चुनाव के पश्चात वहां आतंकवाद का अंत हो चुका था। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को भगाने और समाप्त करने के लिए मुख्यतः आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। रक्षा के क्षेत्र के आधुनिकीकरण को महत्व दिया गया। सैन्य व्यय में बढ़ोतरी की गई। पृथ्वी एक प्रक्षेपास्त्र को सेना में शामिल किया गया। यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि नरसिंह राव ही थे जिन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रगति करता रहे। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सफल परीक्षण के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने एक लंबी छलांग लगाई। विदेश नीति देखें नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में तो विदेश नीति 1991 पर सोवियत संघ का विभाजन हो गया और भारतीयों को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना पड़ा। जैसा कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और गुटबाजी की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थान नहीं रह गया था। भारत के अमेरिका से संबंध धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे, लेकिन भारत ने पश्चिम के अन्य देशों के साथ, जापान, इजराइल, ब्राज़ील और अन्य अफ्रीका के साथ भी मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया। शीत युद्धोत्तर काल में भारत की विदेश नीति अपने आर्थिक नीति से घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। नरसिम्हा राव ने आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस को भारत के नज़दीक लाने में प्रयास में लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया। नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की। घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सृजन, रणनीतिक और सुरक्षा मामले में सहयोग बढ़ाना, भारत तथा आसियान क्षेत्र के बीच युगों पुराने सांस्कृतिक और वैचारिक संपर्कों पर बल देना इस रणनीति में शामिल थे। इस रणनीति के समय में भारत के इस क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा उपायों के महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद की। अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत के देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महत्वपूर्ण रूप से नरसिम्हा राव के बाद आने वाली सरकारों ने इस नीति को अपनाया। नरसिम्हा राव का चीन, जिन्होंने 1993 में दौरा किया था, ईरान से संबंध बढ़ाना बेहद उपयोगी रहा। जब पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय में कश्मीर में भारत द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव लाया गया तो चीन और ईरान उसकी बात से सहमत नहीं हुए। नकारात्मक पहलू, नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ दो मुख्य पहलू थे जिनकी आलोचना की गई। एक तो यह कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने की अनुमति दी और दूसरा भ्रष्टाचार का बढ़ाना। बाबरी मस्जिद विध्वंस, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय जनता पार्टी ने 1991 के चुनाव में लाभ हासिल करने के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। विश्व हिंदू परिषद भी मामले को लेकर के बेहद आक्रामक थी और इससे बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने की मांग को लेकर अयोध्या और देश के अन्य भागों में विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए। स्पष्ट था कि विवादास्पद स्थल पर कुछ विध्वंस और निर्माण उसने स्वयं पहले भी किया था, लेकिन प्रशासन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में उस समय बीजेपी शासन था और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा।
हजारों वॉलंटियर्स कार सेवक अयोध्या में एकत्रित हो गए थे। घोषणा के बाद बताया गया कि मस्जिद के निकट मंच पर प्रार्थना की जाएगी, लेकिन वह दिन आया तो कार सेवकों के समूह ने मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आरएसएस और पुलिस ने इसके लिए मना किया था। भीड़ अनियंत्रित हो गई और जिसकी इच्छा शक्ति मंदिर का विध्वंस करने की थी, जिनके पास लोहे की छड़ें थीं और अन्य हथियार थे, और जल्दी उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया। एल.के. आडवाणी जैसे नेता वहां इकट्ठे हो गए और कार सेवकों को वापस आने को कहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। मस्जिद पर हमला किया गया और मस्जिद को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया कि ये पार्टी का काम नहीं था और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक घटना थी। यह एक त्रासदी और अपशकुन था जिसके दीर्घावधिक दुष्परिणाम होने वाले थे। उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कई लोग मारे गए। शिवसेना द्वारा दंगे में हिंसा भड़काने के कारण बॉम्बे भी सर्वाधिक पीड़ित जगहों में से एक था। 1993 में मुंबई में स्थित माफिया डॉन ने शहर बॉम्बे में स्थित स्थानों पर मुस्लिमों पर पूर्व में हुए हमलों के प्रतिशोध स्वरूप बम धमाके कराए। प्रस्तुत हालत को बदतर होने से रोकने के लिए कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कर्तव्य था कि वे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते। कई लोग इस बात से अचंभित थे कि ऐसी स्थिति में केंद्र भी निष्क्रिय बना रहा, जिसके लिए आलोचना की जाती रही थी। निश्चित ही अस्थिरता और कोलाहल की अग्रिम संभावनाओं के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था। स्थिति को बेकाबू करने के लिए केंद्रीय बलों को सख्त आदेश देने चाहिए थे। संभवतः प्रधानमंत्री स्वयं और उसकी पार्टी सख्त कदम उठाकर हिंदू विरोधी होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। विध्वंस की घटना हो जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस घटना और उसके परिणाम घटित दंगों के कारण पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई। इतनी हृदय विदारक घटना घटित होने पर यह कयास लगाए गए कि भारत अप्रभावी सरकार सहित कानून विहीन देशों में एक देश बन गया था या कुछ हद तक तानाशाह प्रकार का हो चुका था। ये अनुमान सच साबित नहीं हुए, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस ने आधुनिक भारत के इतिहास में कलंक लगा दिया था कि अनुगूंज कई वर्षों तक सुनाई देती थी, जिसकी अनुगूंज ठीक है। बाद में जहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच अभी तक कोई प्रत्यक्ष टकराव नहीं हो पा रहा था, यद्यपि दोनों समुदाय पीड़ित होने का दंश महसूस कर रहे थे और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अब खुले तौर पर दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य और शक दिखाई देने लगा। यह कहना सही नहीं होगा कि प्रत्येक मुस्लिम और हिंदू ऐसी भावना से ग्रसित था, लेकिन उस घटना का एक सामान्य प्रभाव परिलक्षित हो चुका था। लिब्रहान आयोग। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 दिन बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर एक आयोग गठित किया गया। जस्टिस लिब्रहान इसमें एकमात्र व्यक्ति थे जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश थे। इस आयोग को 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढहाए गए बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे और उसके बाद फैले दंगों की जांच का काम सौंपा गया। आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर पेश करनी थी। लेकिन इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया और 17 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंततः 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 68 लोगों को दोषी ठहराया था, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, शिवसेना के तत्कालीन अध्यक्ष बाल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल, आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन, इसके अलावा के.एन. गोविंदाचार्य, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, प्रवीण तोगड़िया इत्यादि के नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह पर उन्होंने घटना का मूक दर्शक बताते हुए आयोग ने तीखी टिप्पणी की। आयोग का कहना है कि कल्याण सिंह ने इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आरएसएस को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। भ्रष्टाचार संबंधी घोटाले। जुलाई 1993 तक राव सरकार निर्बाध चलती रही। यद्यपि तकनीकी रूप से यह अल्पमत सरकार थी, लेकिन जुलाई 1993 में विपक्ष ने सरकार की शक्ति के परीक्षण के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय किया। सरकार के पास इस परीक्षण को पास करने के लिए कोई स्वयं में पर्याप्त संख्या बल नहीं था, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और जनता दल यानी अजीत सिंह समूह ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और इस प्रकार सरकार ने विश्वास मत जीत लिया और पूरे 5 वर्ष सत्ता में रही। बाद में यह आरोप लगाया गया कि एक प्रतिनिधि के माध्यम से नरसिम्हा राव ने जेएमएम सदस्यों को रिश्वत दी थी। 1996 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं थे
पूर्वोक्त मामले की जांच हुई। एक विशिष्ट न्यायालय ने राव और उनके साथी बूटा सिंह, जिन पर आरोप था कि वे सांसदों को प्रधानमंत्री के पास लेकर गए थे, को दोषी ठहराया। बूटा सिंह को हालांकि उच्च न्यायालय ने अपील की गई, इसमें विशिष्ट न्यायालय के फैसले को बदल दिया गया और नरसिम्हा राव और बूटा सिंह दोनों को वर्ष 2002 में आरोपों से बरी कर दिया गया। नरसिम्हा राव का नाम हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में भी घसीटा गया और फिर हवाला और लखूभाई धोखाधड़ी मामले में उनका नाम आया। नरसिम्हा राव दोनों मामलों में बरी कर दिए गए। नरसिम्हा राव को किसी भी भ्रष्टाचार मामले में दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन दो लोगों के दिमाग से भ्रष्टाचार की वह तस्वीर कभी धुंधली नहीं हुई। अब हम बात करते हैं कश्मीर की। कुछ समूहों ने भारत में हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काया और कश्मीर में मुस्लिम चरमपंथ बढ़ता जा रहा था। 1980 और 1990 के दशकों में पाकिस्तान की मदद से आतंकवाद बढ़ रहा था, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा था और इन भावनाओं को भारत राज्य से कश्मीर की आज़ादी से जोड़ा जा रहा था। जिहाद के नारे लगाए जा रहे थे। लश्कर तोयबा जैसे संगठन चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। ये संगठन लोकप्रियता में महत्व हासिल करता जा रहा था और JKLF जो पाकिस्तान में विलय की अपेक्षा एक स्वतंत्र राज्य चाहता था, जैसे संगठनों को दबाने का प्रयास कर रहा था। भारत द्वारा बांग्लादेश बनाने में उसकी भूमिका के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे। मुस्लिम चरमपंथी सीधे तौर पर भारतीय राज्य तंत्र से सामना नहीं कर पा रहे थे, अपितु महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए बाध्य करने के अतिरिक्त सिनेमा देखने, धूम्रपान और शराब पीने पर प्रतिबंध लगाकर परिस्थितियां बदलकर ऐसा करना चाह रहे थे। आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित थे, उन्हें अपना घर छोड़ने और शरणार्थी बनने के लिए बाध्य किया गया। 1996 के आम चुनाव। मई 1996 में आम चुनाव में कांग्रेस की हार को देखते हुए नरसिम्हा राव ने त्याग पत्र दे दिया। उनके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। चुनाव 3 मुद्दों पर अयोध्या, अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के साथ लड़े गए। कांग्रेस कई गुटों में बंट गई और पार्टी के भीतर भी नरसिम्हा राव सरकार पर कई आरोप लगाए गए। उन्होंने हालातों को सही तरीके से नहीं देखा, धार्मिक एवं जातिगत आधार पर लकीरें खींच गई। इन परिस्थितियों में जनादेश किसी भी पार्टी को बहुमत के रूप में नहीं मिला। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में स्थिति में नहीं थी। बीजेपी ने सर्वाधिक सीटें 161 सीटें जीतीं और इसके सहयोगी दलों समता पार्टी, शिवसेना, हरियाणा विकास पार्टी को कुल मिलाकर 26 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार बीजेपी एवं सहयोगियों को मिलाकर 187 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि जनता दल, तेलुगु देशम, वाम मोर्चे से मिलकर राष्ट्रीय मोर्चे नेशनल फ्रंट को 114 सीटें प्राप्त हुई। 1996 के आम चुनावों की एक अन्य विशेषता परिलक्षित हुई कि विभिन्न मजबूत क्षेत्रीय एवं राज्य दलों ने 3 मुख्य दलों में से किसी से भी गठजोड़ करने में रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, आम चुनाव में 1996 के आम चुनाव में ये विशेषता परिलक्षित हुई कि विभिन्न मजबूत क्षेत्रीय एवं राज्य दलों ने 3 मुख्य दलों में से किसी से गठजोड़ की रुचि नहीं दिखाई। अब दलित स्वरों का मुखर होना। सभी राजनीतिक दल धर्म और पिछड़ी जातियों के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे थे। दलित आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति तथा गांधीवादी भाषा में हरिजन की अपेक्षा आमतौर पर इस नाम से अधिक जाना गया, ये प्रयोग किया गया। दलित जो हैं आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और गांधीवादी भाषा में हरिजन की अपेक्षा आमतौर पर इस नाम से अधिक जाना गया या प्रयोग किया गया है। दलित भी स्वयं की पार्टी बनाकर एकजुट हो रहे थे और शुरुआती समय में कांग्रेस को दलित वोट प्राप्त हुए और अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद उन्होंने जगजीवन राम में अपना नेता पाया। ठीक है, इस संदर्भ में कांग्रेस को महाराष्ट्र में केवल रिपब्लिकन पार्टी और कुछ हद तक उसी राज्य में आतंकी दलित पैंथर्स ने चुनौती दी। लेकिन इसी समय 1970 के दशक में कांशीराम ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर दलित सरकारी कर्मचारियों को एक संगठन में एकजुट करना शुरू कर दिया और इस संगठन का नाम ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयड फेडरेशन यानी कि BAMCEF रखा गया। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इस संगठन से बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए। उत्साहित कांशीराम ने एक राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी BSP शुरू की, जिसमें बहुजन शब्द का अर्थ है इस बात का द्योतक है कि पार्टी न केवल दलित का प्रतिनिधित्व करती है अपितु अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिमों और अन्य नेपथ्य पर डाल दिए गए वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत मुख्यतः उत्तर प्रदेश था। BSP ने दलितों को अपनी ओर यह कहकर आकर्षित किया कि कांग्रेस महज वोट बैंक के रूप में अपना इस्तेमाल कर रही थी, जबकि BSP उनके सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन के लिए लड़ेगी और उनके साथ खड़ी होगी, जिससे दलित प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।
बीएसपी ने 1984 में चुनाव लड़ा और कोई सीट नहीं जीती। बेहद थोड़े वोट प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के राज्य चुनावों में इसने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 1993 में पार्टी ने 60 सीटें जीतीं। इसने कांग्रेस के दलित वोटों को अपनी ओर लाने में सफलता प्राप्त की। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुख्य खिलाड़ी बन गई। मायावती कांचीराम के संरक्षण में बीएसपी में उनकी उत्तराधिकारी नेता बन गई और उन्होंने अन्य जाति समूह और राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किए। उन्होंने मायावती 1989 में लोकसभा सीट जीती। जून 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली दलित महिला बनी जो इस पद पर पहुंची। इस घटना से उन्होंने इतिहास रच दिया। यद्यपि उनका कार्यकाल छोटा था, बाद के वर्षों में वह फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में वह फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनी और इस समय वह वर्ष 2012 तक अपने पद पर रहीं। अब हम बात करेंगे 1996 से 1999 के बीच प्रधानमंत्रियों का शासन। अब सरकारों को जल्दी से जल्दी बदलने का समय हो चुका था। 1996 से 1999 के मध्य 3 प्रधानमंत्री और चले गए। ये राजनीतिक अस्थिरता का समय था। 1996 के बाद में बीजेपी को चुनाव सीटें प्राप्त हुई, लेकिन सहयोगियों के साथ मिलकर वह सरकार बनाने में स्थिति में नहीं थी। इस समय कांग्रेस और बीजेपी को प्रतिस्थापित करने के एजेंडा के चलते राष्ट्रीय मोर्चा मजबूत दावेदार के रूप में उभरा। चुनाव ने पहली बार क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों की शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी का अल्पकाल। जैसा कि लोकसभा में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और भारतीय जनता पार्टी नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि पार्टी को समर्थन देने वाला कोई सहयोगी नहीं मिला और लोकसभा में 13 दिन पश्चात विश्वास मत में हार के बाद वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी पार्टी बड़े तौर पर कांग्रेस ने सरकार बनाने मना कर दिया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, देवगौड़ा और आई के गुजराल। अंततः संयुक्त मोर्चा, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा समेत 13 दल शामिल थे, तमिल, मनीला कांग्रेस, डीएमके और असम गण परिषद ने मिलकर एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाई, जिसने कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन प्रदान किया। बाद में वाम दलों ने भी इसमें समर्थन दिया। सरकार हालांकि अप्रैल 1997 में गिर गई और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अपने छोटे शासनकाल में इस सरकार ने चीन के साथ विश्वास बढ़ाने में कदम उठाए और बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौता किया। सरकार व्यापक परीक्षण, प्रतिषेध संधि, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करने के निर्णय पर कायम रही। हालांकि सरकार 1997 में गिर गई, लेकिन चुनावों से बचने के लिए एक समझौता हुआ और नए नेतृत्व में कांग्रेस समर्थन देने पर राजी हो गई। संयुक्त मोर्चे ने आई के गुजराल को नया नेता चुना और 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आई के गुजराल को सबसे ज़्यादा गुजराल डॉक्ट्रिन के रूप में जाना जाता है। इस नीति के तहत संप्रभुता, समानता और हस्तक्षेप के आधार पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों को सुदृढ़ किया गया। गुजराल डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में शांति का माहौल सृजित करना था। इसमें 5 सिद्धांत थे। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से पारस्परिक आदान प्रदान को नहीं कहेगा। भारत क्या कहेगा? भारत नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से पारस्परिक आदान प्रदान को नहीं कहेगा, लेकिन आपसी विश्वास और मैत्री बढ़ाने के सभी प्रयास करेगा। कोई भी दक्षिण एशियाई देश क्षेत्र के अन्य देश के हितों के विरुद्ध अपने भूभाग के प्रयोग की अनुमति नहीं देगा। कोई भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे की भूभागीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे। सभी दक्षिण एशियाई देश शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से अपनी सभी विवादों का समाधान करेंगे। यद्यपि ये 5 बिंदु सैद्धांतिक रूप से प्रशंसनीय थे, आलोचक ने संकेत किया कि वह भलीभांति काम नहीं कर सकते। जैसा कुछ स्पष्ट शत्रु पड़ोसी थे। गुजराल ने कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिसने उनकी सरकार को बाहर से समर्थन बनाए रखा। समस्याएं उनकी पार्टी के भीतर से उत्पन्न हुई। बिहार के राज्यपाल ने सीबीआई को मुख्यमंत्री बिहार और लालू प्रसाद यादव का चारा खरीदने के मामले में, जिसमें चारा घोटाला कहा गया, में भ्रष्टाचार की जांच की अनुमति दी। लालू यादव ने संयुक्त मोर्चा के भीतर बाहरी उठी इस्तीफे की मांग के सम्मुख इस्तीफा देने से मना कर दिया। गुजराल ने व्यक्तित्व के रूप में उन्हें इस्तीफा देने को कहा। अंततः लालू ने पार्टी छोड़ दी और जुलाई 1997 में नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी गठित की। और हालांकि नई पार्टी ने संयुक्त मोर्चे को अपना समर्थन जारी रखा और सरकार नहीं गिरी। कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा में हुई हिंसा के चलते गुजराल सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति को अनुशंसा करने का विवादास्पद निर्णय लिया। राष्ट्रपति के आर नारायणन इस बात पर पुनर्विचार हेतु सरकार को प्रस्ताव लौटा दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के विचार के विरुद्ध निर्णय दिया था।
तत्पश्चात जैन आयोग जिसे राजीव गांधी की हत्या में षड्यंत्र के पहलू की जांच करने के लिए गठित किया गया था ने अपनी रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी। सरकार ने आखिर में नवंबर 1997 में संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में डीएम की आलोचना राजीव गांधी की हत्या के आरोपी तमिल आतंकियों को मौन समर्थन देने के लिए आलोचना की गई थी। इससे सदन में हंगामा मच गया और कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री डीएम के मंत्री को अपने सरकार से बर्खास्त करे। प्रधानमंत्री गुजराल ने ऐसा करने से मना कर दिया। 28 नवंबर 1997 को कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप गुजराल ने इस्तीफा दे दिया। यदि भी वे आगामी सरकार के बनने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रही। अब आम चुनाव। नए चुनाव फरवरी मार्च 1998 में कराए गए। सोनिया गांधी, राजीव गांधी की विधवा, राजनीतिक अखाड़े में उतरी और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। 1989 में चुनावों को लेकर ये चौथी बार था जब संसदीय चुनाव में त्रिशंकु सरकार की स्थिति पैदा हुई थी, जिसने स्पष्ट किया कि गठबंधन सरकार का युग स्थापित हो गया है। बीजेपी एक बार फिर से बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, लेकिन इस बार भी उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस समय हालांकि बीजेपी ने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आज का ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया और बीजेपी की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त हुई। अब देखते हैं एनडीए सरकार। मार्च 1998 से लेकर के 1999 तक, अक्टूबर 1999 तक सरकार रही एनडीए की। 1998 में चुनावों के पश्चात बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अपने दावे के अवसर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि जनतांत्रिक यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं इसे। जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नाम से जाना गया। अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए का नेतृत्व सौंपा गया और मार्च 1998 में उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एनडीए ने लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर दिया। यह सरकार अप्रैल 1999 तक चली जब एआईएडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया और 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में नाटकीय विश्वास प्रस्ताव में सरकार एक वोट की कमी से गिर गई। यह गिरी धर्म गमांग कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया और इसलिए तकनीकी रूप से अभी भी सांसद थे कि वोट के कारण हुआ था। विपक्ष भी सरकार की स्थिति में नहीं था, जिसके चलते राष्ट्रपति KR नारायण ने लोकसभा भंग कर दी और सितंबर-अक्टूबर 1999 में नए चुनाव आयोजित कराए। अटल बिहारी वाजपेयी आगामी चुनाव होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। इसी बीच सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर शरद पवार और कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कुछ महीने सत्ता में रही वाजपेयी सरकार ने कुछ उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार किए। पोखरण द्वितीय ऑपरेशन शक्ति जो है पोखरण द्वितीय ऑपरेशन किया गया। मई 1998 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में 5 परमाणु विस्फोट किए गए। ये परीक्षण दूसरी बार था जब पहली बार 1974 में इन उपकरणों का परीक्षण किया गया था। 1974 में पहली बार, दूसरा 1998 में। दोनों ही मई में हुए थे। ऑपरेशन शक्ति नामक इस अभियान ने नियमित विखंडन डिवाइस, संलयन डिवाइस, साथ ही साथ सब किलोटॉन डिवाइस का भूमिगत विस्फोट शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को पूरी तरह से परमाणु राज्य घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें APJ अब्दुल कलाम भारत के भविष्य के राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के प्रमुख थे, और R चिदम्बरम जो आणविक ऊर्जा विभाग के निदेशक थे, जैसे प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे। संयोगवश 11 मई को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस विस्फोट के कारण पूरा विश्व, विशेष रूप से अमेरिका, अचंभित था। ये विस्फोट बेहद गोपनीयता से किया गया था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका और भारत के बीच संबंध जो है अत्यधिक प्रतिकूल हो गए। अमेरिका ने पहली बार ग्लेन संशोधन का क्रियान्वयन किया, भारत पर नए प्रतिबंध लगाए और ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों देशों के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं होंगे। पाकिस्तान ने भी मई 1998 में चगाई 1 और चगाई 2 परमाणु परीक्षण करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जून में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव स्वीकार किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। ठीक है, अब हम समझते हैं लाहौर सम्मेलन। 1998 के उत्तरार्ध और 1999 के पूर्वार्ध में वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक शांति प्रक्रिया की दिशा में काम किया। फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बस द्वारा लाहौर की यात्रा की। वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई शांति प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया ताकि कश्मीर एवं अन्य विवादों को स्थायी रूप से सुलझा लिया जाए। फरवरी 1999 में लाहौर में एक बैठक में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संवाद करने और व्यापार संबंध और पारस्परिक मैत्री के विस्तार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
और दखल न देने की शपथ लेते हुए तथा परमाणु हथियारों के अनाधिकृत और दुर्घटनावश प्रयोग के जोखिम को कम करने के लिए अविलंब कदम उठाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की और लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। परमाणु एवं अन्य परंपरागत क्षेत्रों में विश्वास बहाली, संघर्ष रोकने, आतंकवाद के सभी रूपों एवं कार्यों की निंदा की पुष्टि, इस समस्या से लड़ने हेतु सभी मानवाधिकार मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा के अपने इरादे हेतु व्यापक कदम उठाने के दृष्टिकोण के साथ अवधारणाओं एवं सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया गया। कारगिल युद्ध, लाहौर बस यात्रा और लाहौर में बैठक की खुशमिजाजी ज़्यादा समय तक नहीं चली। बैठक के बमुश्किल 3 माह पश्चात 3 महीने बाद ये देखा गया कि सशस्त्र आतंकियों और पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा कश्मीर घाटी में एक धीमी घुसपैठ चल रही थी और घुसपैठियों ने चीन सीमा पर पहाड़ों की ऊंचाइयों और मानव रहित सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया एवं नियंत्रण कर लिया। यह बाद में पता चला कि घुसपैठ की योजना जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने बनाई थी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को योजना का काम शुरू करने के पश्चात बताया गया था। कारगिल जिला इस घुसपैठ का मुख्य केंद्र था। भारतीय सेना को इस घुसपैठ के बारे में पहली बार 1999 में गडरियों से पता चला। पाकिस्तानी घुसपैठ का जवाब देने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। सेना और वायुसेना, जिसने ऑपरेशन को सफ़ेद सागर नाम दिया, दोनों ने मिलकर कार्रवाई की। सेना को साफ तौर पर कहा गया कि वे नियंत्रण रेखा को पार न करें। ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक पूरा किया गया और पाकिस्तानी द्वारा हथियार ली गई चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया गया। जून में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तब तक ऐसा करने से मना कर दिया जब तक पाकिस्तानी सेनाएं नियंत्रण रेखा से हटा ली नहीं जाती। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानियों को ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया। 26 जुलाई तक भारत की विजय के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 26 जुलाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत ने ठंडे एवं दुर्गम क्षेत्र में वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी और इसमें 500 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए। कारगिल विजय ने वाजपेयी की निर्णायक और संवेदनशील एवं समझदार नेता की छवि को उजागर किया और लोगों की देशभक्ति की भावना को भी बल दिया। अब हम देखते हैं एनडीए दूसरा कार्यकाल, अक्टूबर 1999 से 2004। जब देश में 1999 में आम चुनाव कराए गए तो लोगों के मन मस्तिष्क में कारगिल युद्ध की घटना ताजी थी। लोगों में एनडीए और विशेष रूप से प्रधानमंत्री का समर्थन था। चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को जनता दल यूनाइटेड और डीएमके जैसे नवीन सहयोगियों के साथ बहुमत प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आर्थिक और सामाजिक कदम, देखिए, एनडीए सरकार ने नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को आगे जारी रखा। आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। दूरसंचार एवं राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और स्वर्णिम चतुर्भुज को महत्व दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की गई। सभी मौसम में ग्रामीण क्षेत्र की संपर्कता में सुधार हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी। सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। पश्चिम देशों से काम की आउटसोर्सिंग ने भारत में नौकरियों का ज़बरदस्त इजाफा किया। सरकार ने एक नई दूरसंचार नीति प्रस्तुत की जिसने ऊंची नियत लाइसेंस शुल्क की जगह अधिक तर्क संगत राजस्व आधारित साझा शुल्क प्रस्तुत किया। सरकार ने बीएसएनएल जैसे राज्य एकाधिकार वाले उपक्रमों का निजीकरण किया और शुल्क मुक्त आयातों के रूप में राजस्व परिवर्तन किए गए। विनिवेश आयोग को मंत्रालयों में तब्दील कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के खुले होने के साथ विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में पदार्पण करने लगी थीं। भारतीय दवा कंपनियों ने अपनी दवाइयों का निर्यात करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बेशकीमती विदेशी विनिमय देश में लाया जा सका। विदेश निवेश विशेष रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए। सरकार ने वित्तीय अनुशासन को संस्थागत करने, भारत के राजस्व घाटे को कम करने, बृहद आर्थिक प्रबंधन के सुधार के लिए संतुलित बजट और राजस्व व्यय के सुदृढ़ीकरण की तरफ कदम बढ़ाकर सार्वजनिक वित्त के समग्र प्रबंधन के लिए राजस्व उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 प्रस्तुत किया। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के विस्तार का प्रयास किया। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों में शामिल करना इस शासनावधि में मुख्य कामों में से एक था। आतंकवादी मुसीबतें और पाकिस्तान से संबंध,
दिसंबर 1999 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक भारतीय यात्री विमान IC-814 तक नेपाल से अपहरण कर लिया गया और तालिबान शासित अफगानिस्तान में ले गए। सरकार ने आखिर आतंकवादियों की मांगों को स्वीकार कर लिया और मौलाना मसूद अजहर सहित कुछ आतंकियों को जेल से रिहा कर लिया। भारत सरकार की इस ओर से इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि क्यों व्यक्तिगत रूप से विदेश मामले मंत्री आतंकियों को अफगानिस्तान ले गए और यात्रियों से उसकी अदला बदली की। इस घटना के बाद भारत पाकिस्तान संबंध अत्यधिक बिगड़ गए, लेकिन फिर से जुलाई 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के दृष्टिगत पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शांति वार्ता के लिए दिल्ली और आगरा बैठक में आमंत्रित किया। इस बैठक में कोई रास्ता नहीं निकल सका, जैसा कि मुशर्रफ कश्मीर मामले को एक तरफ रख कर बातचीत करने पर सहमत नहीं हुए। फिर दिसंबर 2001 में दिल्ली की संसद पर हमला किया गया और जिसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादियों ने अंजाम दिया। एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंध रसातल में चले गए। इस हमले और अन्य आतंकी हमलों के चलते भारत ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा पारित किया। अमेरिका से संबंध। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ संबंधों में सुधार किया, जिसके चलते भारत के दौरे पर वे आए और व्यापार को विस्तारित किया और रणनीतिक मामलों पर सहयोग देने का प्रयास किया। कश्मीर चुनाव। वर्ष 2002 में कश्मीर में चुनाव हुए, जिनमें आयोग ने इस दिशा में प्रयास के चलते निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से कराया जा सका। आतंकवादियों द्वारा लोगों को धमकी देने और चुनावों का बहिष्कार करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सत्ता में थी, को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस और PDP के गठबंधन को भारी मत मिले। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। नकारात्मक पहलू। वर्ष 2001 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को बराक प्रक्षेपास्त्र घोटाले और कारगिल में शहीद जवानों के लिए ताबूतों की आपूर्ति में घोटाले के चलते त्यागपत्र देने को बाध्य किया गया। जांच आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि सरकार कारगिल में घुसपैठ को रोक सकती थी। फिर बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को मीडिया द्वारा पहली बार रेस्ट ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से रिश्वत लेते दिखाया गया। वर्ष 2002 में हुए गोधरा सांप्रदायिक दंगों में भारत की छवि को बट्टा लगाया। फरवरी 2002 में गोधरा, गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई और अयोध्या से लौट रही कई तीर्थ यात्री मारे गए। व्यापक रूप से माना गया कि मुस्लिम लोगों की एक भीड़ ने रेल डिब्बों में आग लगा दी थी, जबकि जांच आयोग ने भी कहा कि सिलेंडर फटने या स्टोव के आग लगने से डिब्बों के भीतर आग लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में दंगे शुरू हो गए, विशेष रूप से अहमदाबाद और बड़ौदा में। दंगों को सामूहिक हत्या कहा गया और जैसा कि मुस्लिमों को निशाना बनाया गया और नृशंसता चरम पर पहुंच गई। 1984 में घटित सिख विरोधी दंगों की याद ताज़ा करा दी और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दंगों को लेकर रोक पाने में अक्षमता, हालात को काबू करने की अनिच्छा के लिए कठोर निंदा की गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस घटना से बेहद आहत हुए और आधिकारिक रूप से इसकी निंदा की। यह भी माना जाता है कि मोदी का त्यागपत्र देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के भीतर अन्य नेताओं ने इस बात से सहमत नहीं थे। एनडीए का महत्व। एनडीए सरकार ने अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया और ऐसा करने वाली वह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। वाजपेयी एक योग्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्होंने गठबंधन सरकार की जटिल राजनीति को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित एवं अनुशासित किया। एनडीए सरकार के अपने कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ वह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रकट हुई और ये सच्चे लोकतांत्रिक राज्य में आवश्यक था। उनके द्वारा शुरू किए गए कुछ कार्यक्रम प्रशंसनीय थे। इसने अर्थव्यवस्था को और अधिक उदार बनाया, जिसने आगे भारत की प्रगति में सहायता की। 2004 के आम चुनाव। लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 को समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने समय पूर्व चुनाव करने का निर्णय किया। लोकसभा को फरवरी में भंग कर दिया गया और देश में अप्रैल-मई 2004 में चुनाव आयोजित हुए। बीजेपी ने सोचा कि उनकी सरकार ने आशातीत रूप से बेहद अच्छा कार्य किया और गंभीर रूप से इंडिया शाइनिंग नामक नारा बुलंद किया, लेकिन वह ज़मीनी हकीकत को समझने में असफल रही। शायद बीजेपी को ये हाल ही में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनावों में मिली सफलता का ऐसा बल मिला था। यहाँ तक कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी हालत का सही जायजा नहीं लिया और बिना किसी परेशानी के एनडीए विजयी दिखाया, लेकिन एनडीए हार गई। संभवतः बीजेपी ने लोगों को एक वर्ग का समर्थन खो दिया, चूँकि इस चुनाव में प्रचार में विवादास्पद और वैचारिक प्रश्नों पर बल देने के बजाय आर्थिक मामलों पर जोर दिया गया। कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उदित हुई। अब समझते हैं यूपीए सरकार।
चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने 2002 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक लगातार यूपी सरकार मतलब रही। 2004 से 2009 तक रही और 2009 से फिर 2014 तक। तो ये लगातार 2 कार्यकाल जो हैं इसके रहे। चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाने के लिए छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसमें एनडीए की अपेक्षा अधिक संख्या में सांसद थे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने यूपीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यूपीए के पास बीएसपी, समाजवादी पार्टी, केरल कांग्रेस और वाम दलों द्वारा बाहर से समर्थन के कारण पर्याप्त बहुमत था। ये अपेक्षित था कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री की स्वाभाविक पसंद होंगी। उनकी पार्टी के सदस्यों और सहयोगी दलों द्वारा नाटकीय हंगामे के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद न स्वीकारने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को मनोनीत किया। शायद उन्हें पता था कि विपक्ष द्वारा उनके विपक्षी मूल होने के मामले को तूल दिया जाएगा। सरकार के सम्मुख परेशानी खड़ी की जाएगी। हालांकि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन बनी रहीं। यूपीए सरकार पहला कार्यकाल। मनमोहन सिंह भूतपूर्व वित्त मंत्री, जिन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी जब वे नरसिम्हा राव सरकार में थे। 22 मई 2004 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और वे राज्यसभा के सदस्य थे। सामाजिक कल्याण संबंधी कदम। यूपीए सरकार की नीतियों के दिशा निर्देशन के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम CMP तैयार किया गया। जैसा कि इस CMP को साकार करने में कम्युनिस्ट दलों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार की नीतियों को केंद्र के वाम पक्ष की ओर झुकाव के तौर पर देखा गया था। मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधारात्मक प्रवृत्ति को संभवतः सोनिया गांधी द्वारा नियंत्रित किया गया था। एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि NAC का गठन किया गया, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी थी। इस परिषद में कल्याणकारी एजेंडा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य के रूप में शामिल थे। सामाजिक कल्याण के विचार इस परिषद से आते थे जिन्हें सरकार को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जिसमें बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, ये मनरेगा हो गया। 2006 में शुरू होने वाली अपने प्रकार की विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना थी। इसने ग्रामीण निर्धनता से निपटने के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का भुगतान श्रम प्रदान करने की गारंटी प्रदान की। कार्यक्रम ने 1/3 काम महिलाओं के लिए अनिवार्य करके महिलाओं की भी सहायता की। वर्ष 2005 में सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत ये सूचना का अधिकार लोगों की देशव्यापी स्तर पर हुआ। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिता शासन पद्धति स्थापित करने और एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया। इस कानून का प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से जानकारी लेने के लिए आवेदन कर सकता था। 2005 में यह अधिनियम बनाया गया सूचना का अधिकार, और इस कानून का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से कोई भी जानकारी के लिए आवेदन कर सकता था, जिसका जवाब उस सरकारी संस्थान को केवल 30 दिनों के भीतर देना होता है। वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने जटिल बिक्री कर को प्रतिस्थापित करने के लिए वैट यानी VAT प्रस्तुत किया। मनमोहन सिंह ने। अब हम समझते हैं विदेश संबंध। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने अमेरिका से अधिक मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता पर बातचीत करने के लिए जुलाई 2005 में अमेरिका की यात्रा की। वर्ष 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश भारत यात्रा पर आए तो परमाणु समझौते की घोषणा की गई। इसमें भारत को अमेरिकी परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की। यद्यपि लौटने पर भारत को अपने नागरिक परमाणु संयंत्र की जाँच IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण से करने की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई, लेकिन ये अक्टूबर 2008 में जाकर संभव हो सका, जब आगामी बातचीत और IAEA परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और US कांग्रेस की अनुमति से भारत और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के साथ अमेरिका द्वारा भारत के साथ परमाणु व्यापार पर लगाए गए 30 वर्ष लंबे प्रतिबंध को जो है हटा लिया गया, अंत हो गया उसका। मनमोहन सिंह सरकार भारत अमेरिका परमाणु सौदे को लेकर दृढ़ थी और कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनकी सरकार गिर जाए।
वो जुलाई 2008 में इस मुद्दे पर यूपीए सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ा। जैसा कि वाम दलों ने सरकार से अपना समर्थन खींच लिया, सरकार विश्वास मत हासिल करने में नाकामयाब रही। ठीक है, विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही। मनमोहन सिंह ने भारत और चीन के मध्य संबंध भी बेहतर करने का प्रयास किया। वर्ष 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने भारत की यात्रा की और 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजिंग की यात्रा की। इस प्रक्रिया के तहत 4 दशक से भी अधिक समय से बंद नाथुला दर्रे को 2006 में खोल दिया गया। नाथुला दर्रा चीन और भारत के लिए बीच में है, ध्यान दीजिएगा। नया राष्ट्रपति, इस बीच 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो देश के इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। हालांकि प्रतिभा पाटिल राजनीतिक गलियारे में बेहद प्रसिद्ध हस्ती नहीं थी, वे एक प्रसिद्ध कांग्रेस सदस्य थीं और राजस्थान की राज्यपाल रही थी। नेहरू गांधी परिवार से उनके गहरे संबंध थे। उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ। अब आतंकवादी हमले, भारत को 2007-8 में आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इस्लामिक संगठनों द्वारा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में बम धमाके भी शामिल थे, जिसमें मुसलमान सीधे तौर पर निशाने पर थे। इनमें जांच में हिंदू संगठनों और लोगों की भूमिका की ओर संकेत किया गया। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मुस्लिम कब्रिस्तान में सीरियल बम धमाके किए गए। मई 2007 में हैदराबाद में स्थित मक्का मस्जिद में बम धमाका किया गया और 2007 में राजस्थान में अजमेर दरगाह पर बम विस्फोट किया गया। इन बम धमाकों में कई लोगों की जान गई। फरवरी 2007 में अमृतसर में अटारी भारत की सीमा में अंतिम रेलवे स्टेशन की ओर जाती समझौता एक्सप्रेस में एक शक्तिशाली बम धमाका किया गया। इसमें कई पाकिस्तानी नागरिक और कई भारतीय नागरिक मारे गए। शुरुआती दौर में यह बताया गया कि आतंकवादी हमले में मुख्य संदिग्ध लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद थे। वर्ष 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगाया और आरिफ कसमानी का नाम समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट करने वाले लोगों में शामिल किया गया। हालांकि मुंबई आतंकवादी हमले के बाद दिसंबर 2008 में एनआईए विधेयक पारित होने के बाद 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना की गई। तो एनआईए विधेयक 2008 में लाया गया और 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई, जिससे समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के लिए 8 लोगों को दोषी ठहराया गया। एनआईए ने कहा कि ये सभी अतिवादी विचार वाले हिंदू थे जो जिहादी आतंकवादी गतिविधियों द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमले से आहत एवं गुस्साए हुए थे। इनमें अन्य लोगों के साथ नाभा कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी आदि शामिल थे। हालांकि मार्च 2019 में तथ्यों और सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एनआईए कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को बरी कर दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वर्ष 2008 में सीरियल बम विस्फोट किए गए। सितंबर 2008 में दिल्ली में एक व्यस्त बाजार में बम धमाके किए। आतंकवाद इन कृत्यों को इस्लामी रूढ़िवादियों द्वारा किया गया, जिनकी अक्सर पाकिस्तान द्वारा मदद की जाती थी। इस सबसे भयावह आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया, जब युवा आतंकवादी समूह मुंबई में घुस गया और खून खराबा किया। वे सुप्रसिद्ध ताज होटल में घुस गए और कई लोगों को मारने से पूर्व अतिथियों को बंधक बनाया। उन्होंने व्यस्त शिवाजी रेल टर्मिनल पर हमला किया और कई निर्दोषों की जान ले ली। इसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। जैसा कि आतंकवादी भारत के एक छोटी नाव से पहुंचे थे तट से सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंक कर देश के अंदर घुस गए। अंततः 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया और एक आमिर कसाब को जीवित पकड़ लिया गया और कैदी आतंकवादी के कबूल करने से पुष्टि हुई और पाकिस्तानी और विशेष रूप से लश्कर तैयबा इस हमले के मास्टरमाइंड थे। 11 नवंबर 2013 को एक विशेष अदालत ने एक ट्रायल के बाद कसाब को मृत्युदंड दिया। ठीक है, 2015 में उसे भारत के विरुद्ध युद्ध के हालात तैयार करने सहित 80 अपराधों में दोषी करार देने के बाद फांसी की सज़ा दी गई। राज्यों में स्थिति, देश में आम चुनाव होने से पहले राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मायावती की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उनकी पार्टी की जीत ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि उन्होंने मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के बीच उच्च जातियों तक पैठ पहुंच बनाई और दलितों तक सीमित नहीं रहे। एक लंबे समय के बाद राज्य गठबंधन सरकार से मुक्त हुआ और इससे राज्य में स्थायित्व आया। मई 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार दक्षिण की राजनीति में पैठ बनाई और कर्नाटक राज्य में सरकार बनाई। जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्वाधिक सीटें जीतकर एक बड़ी पार्टी
के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी। कश्मीर में बिगड़ते हालात। वर्ष 2008 में कश्मीर में एक बार फिर असंतोष की आग भड़क गई। यह निर्णय लिया गया कि अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के आश्रय के लिए कुछ वन भूमि प्रदान की जाए, तो घाटी में विरोध प्रदर्शन होने लगा। इसके विरोध में जम्मू में प्रतिरोध होने लगा, जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। सर्दियों में विरोध और प्रतिरोध की श्रृंखला कुछ समय के लिए रुक गई और 2010 में नए तरीके से फिर से भड़क गई। उस समय पुलिस में एक युवक की जान चली गई। बड़ी संख्या में लोग, अधिकतर युवा, घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाया गया और जिसने लोगों में रोष बढ़ाया। अक्सर हिंदू विरोध प्रदर्शन जारी रहा। स्थिति उस समय बदतर हो गई जब खबर फैली कि विदेश में एक ईसाई पादरी ने कुरान की एक प्रति जला डाली। विरोधियों ने ईसाइयों के एक स्कूल को जला डाला। कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने वाले इस्लामी रूढ़िवादियों के अधिकाधिक प्रभाव में थे। यहाँ तक केंद्र सरकार राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी कि अफस्पा को हटाने के बारे में सोच रही थी। कश्मीर की स्थिति निरंतर उबाल लेती जा रही थी। 2009 के चुनाव और सत्ता में यूपीए की वापसी। देश में 15वीं लोकसभा के लिए अप्रैल मई 2009 में चुनाव आयोजित कराए गए। कांग्रेस ने चुनाव के पोस्टर में 3 चेहरे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्षा थी और उनके पुत्र राहुल गांधी 2007 में पार्टी की महासचिव नियुक्त किए गए थे, प्रमुख थे, जिसने इस बात का संकेत दिया कि पार्टी में परिवार पहले हैं और वंशवाद प्रवृत्ति को प्रमुखता दी जाती है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एल.के. आडवाणी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे किया। इससे अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कई प्रादेशिक दल भी पंक्ति में थे। उनमें से कुछ बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार थे और कुछ दल समय की मांग के अनुसार कांग्रेस के समर्थन देने को तैयार थे। चुनाव नतीजों ने जाहिर किया कि कांग्रेस अपनी सीट तालिका में वृद्धि करने में सक्षम थी, यद्यपि वह स्वतंत्र रूप से बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रही। इस सफलता का कारण संभवतः मध्य वर्ग का अर्थव्यवस्था के साथ संतुष्ट होना था, जो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का समर्थन किया था। सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणपरक योजनाओं और विशेष रूप से महिलाओं एवं वंचित वर्गों के लिए जिसने सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी ने संभवतः युवा वोटरों को आकर्षित किया। यूपीए एक बार फिर सरकार बनाने में स्थिति में थी। मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को 18 मई 2009 को इस्तीफा सौंपने के पश्चात पुनः 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ठीक, 18 मई 2009 को इस्तीफा सौंपा और 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री शपथ ली। इस प्रकार 1962 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री बनने की भांति वे दूसरे प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनने की भांति ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू की बनने की भांति वे दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की तरह ही दूसरे थे और जवाहरलाल नेहरू के बाद में वे पहले थे। तेलंगाना मुद्दा। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने का आंदोलन जो है तीव्र हो गया था। वर्ष 2004 के चुनावों से पूर्व कांग्रेस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के साथ गठबंधन किया और वचन दिया कि यदि वह सत्ता में आई तो वह आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना को एक पृथक राज्य बनाएगी। 2009 के चुनावों में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस जीत को दिलाने वाली YSR रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने राज्य के विभाजन का पूर्ण विरोध किया। इस परिस्थिति में केंद्र ने सत्तासीन कांग्रेस सरकार तेलंगाना राज्य बनाने के अपने वादे से पीछे हट गई। इसके साथ ही सरकार ने अपने एक अन्य वादे की भी उपेक्षा की कि कुछ बिगड़े राज्यों को विभाजित करने के लिए एक नई राज्य पुनर्गठन समिति का निर्माण किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि लेफ्ट, जिनके समर्थन के बिना सरकार अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती, ने इस विचार का पुरजोर विरोध किया। YSR रेड्डी एक हवाई दुर्घटना में मारे गए और तेलंगाना के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए एक नया जीवन प्राप्त हुआ। इसकी कमान जो है के चंद्रशेखर राव KCR ने संभाली। नवंबर 2009 में तेलंगाना को अलग राज्य को लेकर के KCR यानी के चंद्रशेखर राव KC राव आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके समर्थन के लिए KCR के हज़ारों समर्थक इकट्ठे हो गए, जिस कारण हैदराबाद का नवजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2009 में घोषणा की कि राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इस निर्णय ने तटीय आंध्र प्रदेश के
तटीय आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सांसदों को अत्यधिक रोष उत्पन्न किया। अंत में इसे स्वीकार कर लिया गया। पृथक राज्य के मामले पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एन. कृष्णा की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने बी.एन. कृष्णा आयोग, जो इसको हम कहते हैं, इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और टीआरएस ने इसे अस्वीकृत कर दिया। टीआरएस जो है उसने इसे स्वीकार नहीं किया। काफ़ी बातचीत के बाद संसद ने फरवरी 2014 में तेलंगाना राज्य विधेयक पारित किया और इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश नया तेलंगाना राज्य बनाने के लिए औपचारिक रूप से विभाजन कर दिया गया। दोनों राज्य हैदराबाद को 10 वर्ष तक राजधानी के रूप में हैदराबाद को राजधानी बनाई गई साझा करेंगे, जिसके पश्चात आंध्र प्रदेश की पृथक राजधानी होगी। केंद्र सरकार ने इसके निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सीमांध्र भी कहा, ठीक, और फंड प्रदान किया। केंद्र में नई सरकार के सत्तासीन होने के बाद जून 2014 में वास्तविक रूप से तेलंगाना अस्तित्व में आया और केसीआर वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। संयोगवश मई 2011 में राज्य सरकार के स्तर पर ऐतिहासिक बदलाव हुआ। पश्चिम बंगाल वहाँ वाम पक्ष लेफ्ट फ्रंट 1977 से निरंतर शासन कर रहा था ने निष्ठा परिवर्तन किया और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को सत्ता सौंप दी। ममता बनर्जी जो एक समय कांग्रेस में थीं, बाद में पार्टी छोड़कर टीएमसी का गठन किया और राज्य की नई मुख्यमंत्री बनी। सामाजिक कल्याण संबंधी कदम एवं कानून। यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संबंधी कदम उठाए। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, जिसे RTE अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 2009 में अस्तित्व में आया। संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा पहले ही संविधान में 21A शामिल करके 14 वर्ष तक की बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया था, जैसा राज्य विधि द्वारा सुनिश्चित करते हैं। RTE 2009 ने अनुच्छेद 21A में उल्लिखित प्रावधानों को साकार किया। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में पूर्णकालिक संतोषजनक एक समान गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी निजी स्कूलों, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों को छोड़ करके सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। वे सरल रैंडम चयन के माध्यम से स्कूल के कुल नामांकन का 25% कमज़ोर वर्गों एवं वंचित समुदायों के बच्चों में से अपनी आने वाली कक्षाओं में करेंगी। इन बच्चों के साथ अन्य बच्चों की भांति व्यवहार किया जाएगा, लेकिन इन्हें अनुदान राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। RTE अधिनियम के साथ अनुच्छेद 21A 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। केंद्रीय एवं राज्य विधायिका में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने संबंधी विधेयक पारित करने का प्रयास किया गया। विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के अपने गठबंधन के सहयोगियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने ही इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया। सरकार को महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 तैयार करने के लिए बाध्य किया गया। दिसंबर 2012 की एक रात में दिल्ली में एक युवती का भयानक रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। 2012 में दिसंबर की रात ये ज्योति सिंह, जो अपने एक मित्र के साथ थी, एक प्राइवेट बस में चढ़े कुछ अन्य पुरुष भी थे। उन लोगों ने एक नाबालिग पुरुष भी था। बस चालक कंडक्टर के साथ मिलकर नृशंस तरीके से युवती का बलात्कार कर उसे प्रताड़ित किया और युवा पुरुष मित्र की पिटाई की, यहाँ तक कि वह बस पुलिस चेक पोस्ट से होकर भी गुजरी। अंत में युवती और उसके मित्र को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। उन्हें एक राहगीर ने देखा और पुलिस को सूचित किया। पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा ज्योति को नहीं बचा पाई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ज्योति ने साहसपूर्ण तरीके से हमलावरों का सामना किया। अंत में मीडिया ने उसे निर्भया नाम दिया। जैसा बलात्कार पीड़िता का असली नाम छापा नहीं जा सकता था, उसका असली नाम खुले से उसकी मां ने उजागर किया। ठीक, पुलिस ने अविलंब 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मार्च 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बलात्कार, हत्या, अप्राकृतिक अपराध एवं साक्ष्यों को नष्ट करने का दोषी पाया और उच्च न्यायालय ने पूर्व में दोषी ठहराए गए सभी 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड की पुष्टि की। नाबालिग को एक अलग कानून के अंतर्गत देखा गया और कुछ वर्ष जेल में बिताने के पश्चात वह छूट गया और एक आरोपी जेल में मर गया। यह मामला अपील के तहत सर्वोच्च न्यायालय में गया। वर्ष 2018 तक यह मामला अंतिम रूप से निर्णीत नहीं हुआ था। मई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषियों की अपील को ठुकरा दिया। चारों दोषियों के मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा। दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया। पुलिस द्वारा
दोषियों को अविलंब पकड़े जाने के बावजूद दिल्ली एवं भारत के अन्य स्थानों पर सामूहिक बलात्कार की इस घटना का व्यापक विरोध हुआ। संयोगवश भारत के विरोध प्रदर्शन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रैलियां, जुलूस निकाले गए। प्रदर्शनकारी जो सभी क्षेत्रों से आए, उन सब में अधिकतर युवा चाहते थे कि वे अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए। दिल्ली में प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। शुरुआत में सरकार पेशोपेश में आ गई, लेकिन अंततः उसे मामले को सुलझा लिया। 22 दिसंबर 2012 को सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की और इसकी अध्यक्षता जो है JS वर्मा, भारत में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनको सौंप दी। एक प्रसिद्ध न्यायविद को सौंपी गई और कहा गया कि वे आपराधिक कानून में संशोधन अनुशंसित करें ताकि महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों में लिप्त आपराधिक दोषियों को अधिकाधिक सजा दी जा सके और तीव्र ट्रायल किया जा सके। जनवरी 2013 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने सरकार, पुलिस एवं लोगों की उदासीनता के लिए उनकी आलोचना की। इसने यौन अपराधों के लिए मूल कारण शासन की असफलता को ठहराया। समिति ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, मानव व्यापार, बाल यौन दुराचार पीड़ितों की चिकित्सकीय जांच, पुलिस, निर्वाचकीय एवं शैक्षिक सुधारों से संबंधित कानूनों पर अनुशंसाएं दी। समिति ने बलात्कारियों को मृत्युदंड देने की अनुशंसा नहीं की। इसने बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार से उत्पन्न अलग अलग स्थितियों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का सुझाव दिया। इस प्रकार के यौन अपराधों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए समिति ने एसिड हमलों और यौन व्यापार हेतु उचित सजा की सिफारिश की। इसने पुलिस के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि बलात्कार के प्रत्येक शिकायत को पंजीकृत करें। इसने पुलिस को संवेदनशील होने और यौन दुराचारों के मामले में उचित देखने के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही। सभ्य समाज को उनके संज्ञान में आने वाले बलात्कार के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए। समिति चाहती है कि सभी विवाह पंजीकृत होने चाहिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यद्यपि बिना आपसी सहमति के संभोग प्रतिबंधित हैं, तथापि विवाह के भीतर बिना किसी सहमति के यौन संभोग को अपवाद रखा गया। समिति ने अनुशंसित किया कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद नहीं होना चाहिए। बलात्कार के मामलों के लिए समयबद्ध ट्रायल अनुशंसित करने और पीछा करने तथा जबरदस्ती छूने सहित सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न हेतु संवेदनशील या संघर्ष वाले क्षेत्रों में लागू अफस्पा की समीक्षा करने को भी कहा गया ताकि सुरक्षा बलों द्वारा किए गए यौन अपराधों को साधारण आपराधिक कानून की तरह लाया जा सके। पैनल ने बलपूर्वक यह जोर देकर अनुशंसित किया कि विधि प्रवर्तन अभिकरण राजनीतिक आकाओं के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते। उन्होंने इशारा किया कि पुलिस बल के सदस्यों को ये बात समझनी चाहिए कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में वे अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी केवल कानून के प्रति है, न किसी और के प्रति। समिति ने यह भी बताया कि न्यायपालिका की पहली जिम्मेदारी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराना है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराना ये न्यायपालिका की पहली जिम्मेदारी है। समिति ने ऐसा कहा। इसने कहा कि न्यायपालिका को सतर्क रहना चाहिए राजनीति के अपराधीकरण से निपटने और इसमें सुधार के लिए। समिति ने अनुशंसित किया कि यौन अपराध के दोषी उम्मीदवार को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से अनर्ह किया जाना चाहिए। चार्जशीट दाखिल होना चाहिए। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना उम्मीदवार की अनर्हता के लिए पर्याप्त होना चाहिए। समिति चाहती है कि राज्य बेघर और तिरस्कृत बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करें। फरवरी 2013 में सरकार ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। मार्च 2013 में अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए संसद द्वारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया और एसिड हमले में 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना या दोनों होगा। यौन उत्पीड़न जिसमें 1 से 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों होगा। इसके अलावा दर्शनरति जिस कारावास की सज़ा होगी, जिसमें सामूहिक बलात्कार जिसमें 20 वर्ष के कारावास की सज़ा जिसमें आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है होगी। जैसे अपराधों को कानून के घेरे में लाने और परिभाषित करने के लिए मौजूदा कानूनों में विभिन्न नई धाराएं जोड़ी गई। यौन सहमति की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया। कुछ मामलों में अपराधों की पुनरावृत्ति को आजीवन कारावास और मृत्युदंड के साथ जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त बलात्कार के मामलों में तीव्र ट्रायल और दोष सिद्धि का प्रावधान किया गया। वैवाहिक बलात्कार को शामिल न करने और यौन अपराधों और बलात्कार के मामलों में लैंगिक तटस्थता से दूरी। यह कानून केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बात करता है के कारण मुख्य रूप से इस कानून की आलोचना की गई। 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भोजन का अधिकार अधिनियम की दिशा में कदम बढ़ाया। यह अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भोजन का अधिकार अधिनियम 2013 में लाए गए और इनका उद्देश्य जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की
पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। यद्यपि इस पर कहा गया कि इस प्रकार का वितरण भ्रष्टाचार और पीडीएस के अदक्ष कार्यकाल के चलते लक्षित लोगों तक पहुंचा पाना मुश्किल है। राष्ट्रीय सलाहकार नकद हस्तांतरण फूड कूपन के पक्ष में नहीं थी। स्पष्ट रूप से इस मामले में सरकार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं मंगल के लिए अंतरिक्ष अभियान। राजनीतिक बहस को गरमाने वाले सभी नकारात्मक पहलुओं के बीच भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानियों की सफलता को देखना हार्दिक हर्ष का विषय था। नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहले अंतरिक्षीय अंतर्ग्रहीय मिशन, जिसे आधिकारिक रूप से मार्स ऑर्बिटर मिशन और लोकप्रिय रूप से मंगलयान कहा गया, प्रक्षेपित किया। 2013 में नवंबर 2013 में 24 सितंबर 2014 को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी रूसी, अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के पश्चात चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बनी, जिसने अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कर सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त भारत ऐसा पहला देश बना जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचा, पहला देश बना, वह भी अविस्मरणीय रूप से कम लागत पर। ठीक है, अब समझते हैं भ्रष्टाचार आरोप एवं लोकपाल अधिनियम। अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी सरकार को दिसंबर 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पारित करने का श्रेय भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी परिस्थितियों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया था। यूपी सरकार का दूसरा कार्यकाल उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से भरा हुआ था और उसके समय 2G 3G स्पेक्ट्रम टेलीकॉम लाइसेंस के आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार ने बेहद सस्ती दरों पर स्पेक्ट्रम आवंटन किया था। वर्ष 2010 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने इसमें पुष्टि की। फिर इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में गड़बड़ी की रिपोर्ट आई, जिसमें बड़े पैमाने पर विभिन्न आधारभूत ढांचे के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की संविदा के प्रापण में बड़ी मात्रा में धन का लेन देन हुआ। 2G 3G घोटाले में कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता का नाम आया, जबकि राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में कांग्रेस के मंत्री का नाम आया। वर्ष 2012 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोयला ब्लॉक के आवंटन में राजकोष को हानि पहुंचेगी। आवंटन पक्षपाती रूप से किया गया था। वास्तव में इस रिपोर्ट ने मनमोहन सिंह की साख पर बट्टा लगाया, जिन्हें सदैव एक स्वच्छ राजनीतिज्ञ कहा जाता था। कोयला आवंटन 2006 से 2009 तो उस समय हुआ जब ये मंत्रालय उनके पास था। भ्रष्टाचार के घटनाक्रम को व्यापक रूप से मीडिया ने कवर किया और विभिन्न टेलीविज़न चैनलों पर इस पर चर्चा हुई और मामले को लेकर लोगों के सामने लाया गया। वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन महत्वपूर्ण बन गया। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्दी गांव के एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अप्रैल 2011 में दिल्ली आए। ठीक है, 2011 में दिल्ली भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन महत्वपूर्ण बन गया। अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्दी गांव था, उस गांव के सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अपने अप्रैल 2011 में दिल्ली आए और सरकार में भ्रष्टाचार और मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाने में सफलता के विरुद्ध 12 दिन के लिए अनशन पर बैठ गए। उनकी विशिष्ट मांग थी कि लोकपाल की स्थापना की जाए। कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में उनका साथ दिया। अन्ना हजारे उनके प्रयासों में सफलता के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन संगठन का गठन किया गया। इसके एक मुख्य संस्थापकों में अरविंद केजरीवाल मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सूचना का अधिकार के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। इसके अधिकतर सदस्य महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे वकील, लोक सेवक, शिक्षाविद इत्यादि। सुप्रसिद्ध व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में लोग अन्ना हजारे के समर्थन में आ गए। मीडिया की सक्रिय कवरेज ने इस घटना को महत्वपूर्ण वृद्धि की। वर्ष 2011 का आंदोलन भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण था, जैसा कि इसने लोगों को भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध अपनी झुंझलाहट को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। अधिकतर लोगों को कभी न कभी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को रिश्वत देनी पड़ी थी, यहाँ तक कि सही काम कराने के लिए भी। पूरे भारत में आधिकारिक भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध एवं प्रदर्शन की एक श्रृंखला खड़ी हो गई। सरकार इस विरोध प्रदर्शन से हिल गई और घोषणा की कि वह लोकपाल विधेयक पर विचार हेतु एक समिति गठित करेगी। उसने कहा कि समिति में 5 कैबिनेट सदस्य और इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामित 5 सदस्य शामिल होंगे। अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया और विश्वास जताया कि विधेयक उस समय स्वतंत्रता दिवस से पूर्व पारित कर दिया जाएगा। हालांकि समिति अपने प्रयास में विफल हो गई और सरकार के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच गहरा मतभेद हो गया
और वे कुछ प्रमुख पहलुओं पर सहमत नहीं हो सके। जल्द ही एक अन्य विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया और मांग की कि स्विस और अन्य विदेशी बैंकों में भारत के लोगों द्वारा जमा अवैध धन वापस लाया जाए। यद्यपि वे अन्ना हजारे की तरह नहीं थे और राजनयिक महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने बीजेपी की काफ़ी नज़दीक समझा जाता था। एक बार फिर इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बातचीत असफल होने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया और बाबा रामदेव को दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया। जुलाई 2011 में सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक को मंजूरी दी गई। जुलाई 2011 में लोकपाल विधेयक आया और जिससे सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि उसमें कार्यकारी को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। अन्ना हजारे ने घोषणा की कि वे बेहतर लोकपाल बिल के लिए एक बार फिर अनशन पर बैठेंगे और इस बार सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। अन्ना हजारे स्वैच्छिक रूप से जेल जाने को तैयार हो गए और जमानत लेने से इनकार कर दिया। वहीं अनशन शुरू कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर लोग उनके समर्थन में इकट्ठे हो गए। सरकार के पास उन्हें रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में अनशन जारी रखा। उनके प्रति एकजुटता अभिव्यक्त करने के लिए भारी संख्या में समर्थक वहाँ इकट्ठे हो गए। समग्र रूप से विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी दल से संबंध नहीं रखते थे। अधिकतर प्रदर्शनकारी नहीं चाहते थे कि राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के रूप में करें। यह आंदोलन कहीं भी 1974-77 के आंदोलन जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति के आसपास भी नहीं था। एक बड़ा अंतर यह था कि 2011 में घटित यह आंदोलन मीडिया के आकर्षण का केंद्र था। आखिरकार 2400 घंटे टेलीविज़न वाला युग आ चुका था। सरकार अन्ना हजारे को उनके रुख से टस से मस नहीं कर सकी। अंततः अगस्त के अंत में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संसद द्वारा पारित किया गया और संशोधित लोकपाल बिल पारित किया जाएगा जो अन्ना हजारे और समर्थकों द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा करेगा। इसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया। अन्ना हजारे का विरोध प्रदर्शन लोकपाल पर त्वरित कानून बनाने के सरकार को बाध्य करने में सफल नहीं हो सका। यह भी कि समर्थक राजनीतिक दल बनाने के मुद्दे को लेकर विभाजित थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल राजनीति में प्रवेश करने के पक्ष में थे। केजरीवाल और कुछ अन्य लोगों ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी नामक एक राजनीतिक दल बनाया। यह 2015 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में जोरदार बहुमत हासिल करने का इतिहास रचने जा रही थी, जिसने कांग्रेस को नेपथ्य पर खड़ा कर दिया। बीजेपी की सीटों में कमी कर दी गई। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को दिसंबर 2011 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। पारित होने के बाद उसी माह में राज्यसभा के पटल पर रखा गया 2011 में, और एक लंबी बहस के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। ये मई 2012 में विधेयक राज्यसभा में चयन समिति को भेजा गया। दिसंबर 2013 में इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कर लिया गया और 1 जनवरी 2014 को इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्हें 2012 में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो आया, उसने संघ ने लोकपाल एवं राज्यों के लिए लोकायुक्त का गठन का अधिदेश दिया ताकि कुछ खास लोग कार्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबद्ध मामलों की जांच की जा सके। अधिनियम को जम्मू कश्मीर समेत समग्र भारत पर लागू किया गया, जो भारत के भीतर बाहर के लोक सेवकों पर लागू होगा। ठीक, अधिनियम लोकपाल के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रावधान करता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शिकायत दर्ज होती है तो कुछ निर्धारित शर्तें लागू होंगी। लोकपाल को मंत्रियों और सांसदों की जांच करने का भी अधिकार है, लेकिन संसद में कही गई किसी भी बात या वोट को लेकर लोकपाल को किसी भी प्रकार की जांच करने का अधिकार नहीं है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोक सेवकों की सभी श्रेणियां शामिल होंगी। लोकपाल के स्वयं के सदस्य भी लोक सेवक की परिभाषा में शामिल किए गए। आलोचकों के अनुसार लोकपाल अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण कमियों को पाया गया। लोकपाल का संवैधानिक निकाय नहीं बनाया गया और न्यायपालिका को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया। आम चुनाव से पूर्व की दशाएं। जब देश में अप्रैल-मई 2014 में आम चुनाव हुए, यूपीए के दूसरे कार्यकाल की कई सकारात्मक उपलब्धियां उसकी पृष्ठभूमि में मौजूद थीं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप भी अधिकतर लोगों के जेहन में थे।
ग्रामीण क्षेत्र ने समस्याओं का सामना किया। किसानों ने ऋणग्रस्तता, फसल नुकसान, सूखा और सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण आत्महत्याएं की। वर्ष 2008 में यूपीए सरकार द्वारा 70,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी की घोषणा के बावजूद किसानों की दयनीय दशा में कोई कमी नहीं आई। यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन अधिकतर मामलों में उनका क्रियान्वयन कमज़ोर रहा। सामान्य स्तर पर अधिक असंतोष ने भी सरकार पर दबाव डाला। आम लोगों की कीमत वृद्धि और बेरोजगार की मार झेल रहे थे। विश्लेषकों ने यूपीए के दूसरे कार्यकाल को नीतिगत पक्षाघात कहा और जिसने विकास के मोर्चे पर गतिरोध को जन्म दिया और अधिकतर प्रगतिशील आर्थिक विचार कागज पर बने रहे। राजस्व घाटे और राज्य के मूल्य में तेजी से गिरने की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हुई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि 2014 में आम चुनाव यूपीए फिर से सत्ता में नहीं आने वाली हैं। अब 2014 के आम चुनाव जो हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद।